Hello students, welcome to my channel Study Hub, and today I will prepare you for CSIR NET Unit 1 Structure of Atom, Molecules and Chemical Bonds, and my topic is electrostatic interaction. So electrostatic interaction जो होता है वो क्या होती है कि वो एक तरह का इंटरेक्शन है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव जो दो चार्ज्ड बॉडी के बीच में होती है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सिव बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स। और ये इनमें जो दो पार्टिकल्स के जो चार्जेस होते हैं वो स्टैटिक होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बोलते हैं। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल से इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को समझते हैं। और ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर CSIR नेट एग्ज़ाम। जैसे कि हम एक डीएनए लेते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, तो हमें पता है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जो होता है वो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, विच इज़ द बैकबोन ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। ठीक है, तो फॉस्फेट ग्रुप जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन काउज करते हैं दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में। ठीक है, क्योंकि ये भी नेगेटिव चार्ज हुआ, इस वाले के पास भी नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इनमें होते हैं। जिससे क्या होता है कि दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होगा वो क्या होगा, वो एक दूसरे से सेपरेट होगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि ठीक है, ये दोनों के कारण तो सेपरेशन होगी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, लेकिन ये दोनों कैसे हेलिकली वाइंडेड होते हैं। तो इनमें क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होता है, इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, इन दोनों डबल स्ट्रैंड में क्या होते हैं, अट्रैक्शन होते हैं। लेकिन ये फॉस्फेट ग्रुप होते हैं वो रिपल्सिव काउज करते हैं, क्योंकि कई बार डीएनए को क्या होना होता है, प्रोटीन बनाना होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होते हैं सेपरेट होंगे और फिर जो नाइट्रोजनस बेस है उसके अनुसार क्या होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, अमाइनो एसिड्स आकर के मीट करेंगे। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। या तो फिर डीएनए को क्या करना है, अगर डीएनए को सेपरेट करके दूसरा डीएनए तैयार करना है, अपना कॉपी तैयार करना है, तो उस केस में भी दोनों डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट होना पड़ता है। तो इसीलिए फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि हम लोग को पता है कि वी हैव द डीएनए विच इज़ coiled around the octamer, and octamers these are the proteins। इनमें जो होते हैं वो 8 स्ट्रक्चर्स होते हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4। दीज आर प्रेजेंट डबल। ठीक है, H3 के पीछे भी इधर है, ये H4 के पीछे भी, H2A के पीछे भी है, H2B के भी पीछे है, तो ये सभी एक ऑक्टामर तैयार करते हैं। उसी के बीच में क्या होता है, ये डीएनए रैप्ड रहते हैं, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया मिल सके न्यूक्लियस में इस पूरे चीज़ को, पूरे डीएनए को रहने के लिए। ठीक है, तो ये ऑक्टामर से जो है वो डीएनए क्या हुए, अटैच्ड हुए कि तो उनके लिए भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएनए जो हो गया वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, और ये जो प्रोटीन है वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, बिकॉज इनमें अमाइनो एसिड है, और अमाइनो एसिड का जो होता है वो एन टर्मिनल होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज और डीएनए नेगेटिवली चार्ज, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल बेस पेयर कितना होता है इस ऑक्टामेयर में। और ये जो हो गया, ये हो गया लिंकर डीएनए जो दो ऑक्टामेयर को आपस में लिंक किए हुए है। ठीक है, तो एक लिंकर डीएनए हो गया, और यहाँ पे एक H1 प्रोटीन होता है, वो क्या करता है, वो सारे ऑक्टामर को एक कोर की तरह
अरेंज्ड करके रखता है। तो ये H1 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, लिंकर डीएनए के पास 54 बेस पेयर होते हैं और हिस्टोन ऑक्टामेर डीएनए के पास 146 बेस पेयर। तो टोटल यानी कि 200 बेस पेयर इन ईच टर्न ऑफ न्यूक्लियोसोम। ये जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियोसोम का है, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि ये जो हो गया वो हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस पर रिसेप्टर्स लगे होते हैं और ये लाइगेंड आकर के बाइंड करते हैं। तो इनमें जो होता है वो अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को अफेक्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। तो जो भी पार्टिकल है उसको हम किस तरह का सॉल्वेंट दे रहे हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट दे रहे हैं, ठीक है, पोलर दे रहे हैं या फिर नॉन पोलर दे रहे हैं, तो उसको हम लोग पहले समझते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से। और जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का। मीन्स अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन वहाँ कम होगी, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ज़्यादा है तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम किसी भी चार्ज मटेरियल को अगर हम नॉन पोलर में दे रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन वहाँ पे हाई होगी। कैसे, उसको हम समझते हैं। क्योंकि क्या होती है कि जो नॉन पोलर होता है वो क्या होता है, वो शील्डिंग इफेक्ट नहीं दे पाता। इट डज नॉट शील्ड द चार्जेस एंड चार्जेस आर एबल टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विथ ईच अदर। क्योंकि नॉन पोलर इन्वायरमेंट तो वहाँ पे तो कोई चार्ज प्रेजेंट है नहीं, और जब अगर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा तो वहाँ पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन तो हाई होगी। उसको हम कैसे समझेंगे, हम अब अगर देखते हैं एक पोलर इन्वायरमेंट लेते हैं, ठीक है। तो पोलर इन्वायरमेंट में क्या होगा कि यहाँ पे जो है वो पोलर इन्वायरमेंट में कोई भी चार्जेस नहीं है, सॉरी बहुत सारे चार्जेस है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो जो दो चार्ज्ड मटेरियल जो था जिनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती। तो इसको हम एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे सॉल्ट कंसंट्रेशन। जैसे कि अगर डीएनए है, ठीक है, डीएनए एक चार्ज मटेरियल है, हम लोगों को पता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू फॉस्फेट। तो अगर हम लोग डीएनए को क्या करेंगे, अगर NaCl सॉल्वेंट में डाल देंगे, ठीक है, NaCl सॉल्वेंट में डाल देंगे तो क्या होगा कि जो Na है और Cl है तो फॉस्फेट नेगेटिवली चार्ज है, तो Na इसके साथ क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा, ठीक है। Na बाइंड कर जाएगा इधर वाले स्ट्रैंड के फॉस्फेट में भी और इधर वाले स्ट्रैंड के फॉस्फेट में भी, दोनों साइड Na क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। तो आप ही सोचो अगर दोनों साइड क्या हो जाएगा, अगर बाइंड कर जाता है ये Na, ठीक है, अगर Na प्लस दोनों साइड बाइंड कर जाएगा तो क्या होगा कि ये और ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे फॉस्फेट है नेगेटिवली चार्ज, तो ये क्या करेंगे, ये सेपरेट नहीं होने देंगे डीएनए को, ठीक है। ये डीएनए को सेपरेट नहीं होने देंगे, ये ऐसे ही रखने देंगे और इस तरह से सेपरेट नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्या हो गया, यहाँ पे इसको स्टेबिलिटी मिल गई, Na प्लस के कारण स्टेबिलिटी मिल गई, ठीक है। स्टेबिलिटी मिल गई तो यहाँ तो कुछ रहा नहीं, जिसके कारण अब ये दो स्ट्रैंड जो होंगे वो आपस में सेपरेट करेंगे, तो वो जो है वो सेपरेट नहीं कर पाते। तो एक तरीके से जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है, ठीक है, यानी कि पोलर इन्वायरमेंट है, तो एक तरह से वो क्या किया, एक ब्रिज की तरह काम किया, शील्डिंग की तरह काम किया, जो ठीक डीएनए के बीच में आ गया। डीएनए के बीच में आ गया कि ठीक है तुम दोनों स्ट्रैंड्स को अब अलग नहीं होना है, क्योंकि मैं आ गया हूँ तुम लोगों को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। तो अब स्टेबिलिटी हाई हो जाएगी, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए भी हाई हो जाएगी सॉल्ट कंसंट्रेशन में, यानी कि पोलर
कंसंट्रेशन, तो वही होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि जो पोलर इन्वायरमेंट में क्या होगा कि वह जो इंटरेक्शन है बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, वो क्या कर देता है, चार्जेस, बाहर के चार्जेस आकर के उनको क्या कर देते हैं, उसके साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो जो पहले से जो इंटरेक्शन होना था इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो नहीं हो पाता। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे पोलर इन्वायरमेंट में क्या हुआ, यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हुआ वो क्या हुआ, पोलर इन्वायरमेंट में, यहाँ पे पोलर इन्वायरमेंट में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे लो हुआ। तो लो हुआ जिसके कारण इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो हुआ वो लो हुआ। ठीक है, आई होप you liked my video, so share and subscribe for more videos. Thank you.